हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई 2026-27 को पीटी और मेंस देने वालों के लिए यूपीएससी मेंस की क्लासेस प्रारंभ की जा रही है। और ये जो मेंस क्लासेस है वो आधुनिक भारत के इतिहास पलासी से विभाजन तक की जो पुस्तक है उसके ऊपर आधारित है। अर्थात उसी पुस्तक के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन को क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, जो कि मेंस के दृष्टिकोण के लिए क्या होंगे, हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो आज ये जो पलासी से विभाजन तक आधुनिक भारत का इतिहास है, इसी को लेकर के क्या कर रहे हैं, डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। और इसका जो पहला सेक्शन है वह है इंडिया इन 18th सेंचुरी। और ये मेंस का भी क्या है ना, टॉपिक है। पेपर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया इन 18th सेंचुरी। और इसमें मूल रूप से मुगल डिक्लाइन का टॉपिक्स है, साथ में जो प्रोविंशियल स्टेट उभर करके आते हैं, जिसे हम लोग मुगल उत्तराधिकार स्टेट्स कह सकते हैं, जैसे अवध, बंगाल और निज़ाम के जो स्टेट्स हैं इनका उदय होना या प्रोविंशियल स्टेट्स का उदय होना। 18वीं शताब्दी में जो समाज की स्थिति थी वो किस प्रकार थी, चूँकि जटिलताएं इस समय देखा गया। एक तरफ जो है मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था और दूसरी तरफ जो है धीरे धीरे जो है मॉडर्नाइजेशन निकल करके आ रही थी। तो इन दोनों का सामंजस्य, चूंकि मॉडर्नाइजेशन का आगमन इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी दौरान बाद में चलकर हमें यह देखने को मिला कि जो है यूरोपियंस का आगमन हुआ, पुर्तगालियों का आगमन जो है प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे बाकी सभीयों का आगमन होना भी इस काल में जो है प्रारंभ होता चला गया। तो कई चीज़ें जो है इस समय काल के दौरान बदलना प्रारंभ हो गया। तो इसलिए इंडिया इन 18th सेंचुरी जो है एक ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर देखा जाता है, जो आप इस पुस्तक में पलासी से विभाजन तक आधुनिक भारत के इतिहास के तहत जो है आपको पहला चैप्टर के अंतर्गत इसी का डिस्कशन करने को मिलेगा। तो वही जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और जो मेंस के लिए जो चीज़ें काफ़ी लाभदायक होंगे उनको लेकर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया इन 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी का जो भारत था उसको लेकर के डिस्कशन करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेक्शन किन किन एरियाज में हमारे लिए काम करेगा। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए तो नो डाउट काम करेगा ही। प्रीलिम्स में तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स का तो एक टॉपिक ये बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूंकि जो प्रोविंशियल स्टेट उभर करके आ रहे थे, बंगाल का स्टेट है जो कि मुर्शिद कुली खान ने बनाया, निज़ाम का स्टेट हो गया, साथ में अवध का जो स्टेट है। तो ये जो स्टेट्स उभर करके आ रहे थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रीलिम्स का एक टॉपिक तो है ही। मुगल डिक्लाइन का जो रीजन है उसको लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये एक है। दूसरा, यूपीएससी मेंस पर जो है ये यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। और जीएस पेपर 1 में भी जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन है वो है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। अर्थात जब से हम कह सकते हैं कि बंगाल में जब बंगाल जो पलासी का वार हुआ, पलासी वार के बाद से बंगाल में जैसे ही ब्रिटिश का जो कब्जा हो जाता है, उसके बाद से जो है यहाँ हमें जीएस सेक्शन में भी पढ़ना है। तो ये वो सेक्शन है, इंडिया 8वीं शताब्दी का जो इतिहास है वो हमें तीनों टॉपिक्स पर जो है काम कर रहा है। एक तो प्रीलिम्स के टॉपिक पर तो है ही, मेंस में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, और ऑप्शनल पेपर जीएस 1 में यहाँ से ही जो है मध्य 8वीं शताब्दी से जो है क्या है ना, सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार क्या करते हैं ना, हम लोग सिलेबस को कवर अप करते हैं और देखते हैं कि ये सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं कि पेपर 1 हिस्ट्री ऑप्शन, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शन पेपर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है ना, द 18th सेंचुरी है। और इस पे हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल। देखिए, इतिहास के कई चीज़ें या इतिहास की जो होने वाली घटनाएं हैं वो हमें दो चीज़ों के बारे में सूचना देती हैं। एक तो वो उस वर्तमान स्थिति के बारे में हमें सूचना दे रही है। जैसे इस 8वीं शताब्दी के जो भारत है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि आज से जो उस 8वीं शताब्दी का जो भारत था, 400 साल जो पूर्व का जो भारत था, उस समय जो है कैसी स्थिति रही होगी हमारे भारत की। ठीक है, तो ये हमें एक जानकारी प्राप्त हो रहा है।
दूसरी ओर हमें ये आने वाले समय का भी एक पूर्वाभास देता है। 18वीं शताब्दी का भारत किस प्रकार था और कैसा रहा होगा, जिसने आने वाले समय में जो है क्या है ना, आने वाले भारत को क्या क्या डिज़ाइन किया होगा। ये किस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि एक तरह से अगर आप सिलेबस को देखें ना, फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, सीधी बात है कि मेडावल एरिया खत्म हो रहा था। और इस मेडावल एरिया के खत्म होने की सूचना क्या है? इसके खत्म होने की सूचना यह है कि अब मुगल एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो गया था। अब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने का अर्थ ही हो गया कि मेडावल एरिया खत्म हो गया। ठीक इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया ना, इसके बाद जो है पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों का आगमन जैसे ही जो है प्रारंभ हुआ, पुर्तगालियों के आगमन के साथ साथ जो यूरोपियंस का आगमन हुआ, इसने जो है एक मॉडर्न इंडिया को क्या किया ना, मॉडर्न इंडिया को उभरना, या मॉडर्न इंडिया इससे क्या है ना उभर करके आया। तो एक तरह से हमें ये जो इतिहास का कोई भी चैप्टर वो हमें ये बताता है कि उस समय की स्थिति क्या थी, उसके पूर्व की स्थिति, उस समय की स्थिति और आने वाले भविष्य की स्थिति का भी डिज़ाइन है हमें जो है इतिहास बताता है। वो ठीक इसी तरह से जिस प्रकार 18वीं सेंचुरी हमें बता रहा है। तो एक तरह मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने का अर्थ है कि जो पावर है, जो सेंट्रलाइज पावर था, चूंकि भारत में कई सेंट्रलाइज पावर देखने को मिले। सबसे पहला सेंट्रलाइज पावर कौन था? तो मयूरायन स्टेट को कहा जाता है सेंट्रलाइज पावर। काफ़ी सेंट्रलाइज था, सारे पावर जो है राजा के पास थे। उसके बाद आपने देखा कि गुप्ता पीरियड में भी ये और सेंट्रलाइज्ड हो गया। तीसरा जो सेंट्रलाइज पावर हमें मिडावल में देखने को मिला। आगे जो सेंट्रलाइज पावर अगर आप कहेंगे सल्तनत पीरियड में, तो वो ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं किया। वो जो है पूरे वो एक सर्टेन रीजन पे ही जो है दिल्ली सल्तनत स्थापित हो पाया, और वे मूलतः उस समय जो है टुकड़ों में बटे रहे। जो मेन जो सेंट्रलाइज पावर वो हमें लेटर मिडावल में देखने को मिलता है, जब 1526 में बाबर का प्रवेश होता है। प्रथम पानीपत के युद्ध से बाबर का प्रवेश होना, और फिर एक सेंट्रलाइज शक्ति के रूप में जो है मुगल उभर करके आते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमें क्या मिल रहा है ना, पावर देखने को मिलता है प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकाल तक, जिस समय जो सत्ता है वो केंद्रीकृत रूप में हमें देखने को मिला। उनकी जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, वो सभी सेंट्रलाइज पॉलिसी को दिखाती है। वहीं जैसे ही मुगल एरिया का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो पावर का डिक्लाइन हुआ। और इस पावर के डिक्लाइन का फॉर्म किस प्रकार के उभर करके आए ना, प्रोविंशियल एरिया जो है हमें देखने को मिला ना, प्रोविंशियल स्टेट बन करके आ गया। और इस प्रोविंशियल स्टेट में क्या क्या आया? 3 स्टेट, जो कि हम कहते उसे मुगल उत्तराधिकार के रूप में उसे जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मुगलों के ही सूबेदार थे जिन्होंने इस स्टेट्स का क्या किया था ना, फॉर्म किया था, जिनमें जो रीजनल जो प्रोविंशियल स्टेट उभर करके आए, उनमें कौन कौन आए? तो उनमें उभर करके आ रहे हैं आपका बंगाल उभर करके आया, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने बनाया। फिर अवध उभर करके आया, और फिर कौन आया ना, निज़ाम, जिसे हम लोग कह रहे हैं ना बुरहान मुल्क ने के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार जो है ये 3 स्टेट उभर करके उस समय जो मुगल उत्तराधिकार के स्टेट के रूप में आए। तो जैसे ही सत्ता का जो है विकेंद्रण हुआ, विकेंद्रण के तर्ज पर हम लोगों ने क्या देखा? स्टेट उभर करके आए, और इस प्रकार और भी कई स्टेट्स जो है हमें देखने को मिला। एक शक्ति, मुगल सत्ता का विकेंद्रीकरण के साथ साथ एक शक्ति जो है दक्कन से उभर करके आ रही थी, जो था मराठा। और इस काल में मराठा जो है एक सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्थापित हुआ पेशवाओं के अधीन। ये वो शक्ति थी जो शिवाजी ने स्थापित किया था। और इसके बाद अब 18वीं शताब्दी में जो है पेशवाओं के अधीन साहू का मराठा में आगमन होना, डेक्कन में आना। डेक्कन में जब उसे साहू को छोड़ दिया गया, उसके बाद पेशवाएं जो है मराठा की राजनीति में एक चरम स्थिति पर आ गए, और पेशवाओं के अधीन जो है मराठा एम्पायर का गठन होना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है, और यही सारी चीज़ें आपको जो है 18 सेंचुरीज़ के इंडिया में देखने को मिलेगा।
तो ये था पॉलिटिकल कुछ घटनाएं जो कि 18th सेंचुरी में हुआ। पहला मुगल एम्पायर का जो है डिक्लाइन होना। दूसरा हो गया रीजनल प्रिंस जो रीजनल जो क्या बन करके आया ना प्रिंसिपलिटीज, तो इसमें निज़ाम निकल करके आ गए, बंगाल आ गए या अवध है तो जो रीजनल स्टेट्स है वो बन गए। मराठा जो सुप्रिटेंडेंसी आने लगा, एसिडेंसी जिसे हम कह रहे थे, अंडर द पेशवा, पेशवा के अधीन मराठा का जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ वो देखने को मिला। अब मराठा की जो फिजिकल पॉलिसीज थी या जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अध्ययन करना, इसका अर्थ ये सीधा हो गया कि मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम है जो पेशवाओं के अधीन जो थी वो उसको लेकर के हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। और इसके बाद इमरजेंस ऑफ अफगान पावर, बैटल ऑफ पानीपत 1761। इस दौरान दो घटनाएं घटी। एक तो नादिर शाह का अटैक हुआ 1739 में, जो है नादिर शाह का अटैक हुआ, ठीक है। और इसके जस्ट बाद कुछ समय काल के बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ। और इस अटैक में जो है 1761 में जो पानीपत का थर्ड क्या हुआ ना वार हुआ और इसने मराठा एम्पायर को भी ध्वस्त कर दिया। तो पेशवाओं के अधीन मराठा एम्पायर का जो अंत हमें होने को देखने को मिलता है वो इसी समय काल के दौरान अर्थात इसी शताब्दी में ही देखने को मिलता है, जो कि थर्ड पानीपत के वार के बाद हमें देखने को मिला। और उसके बाद पेशवा जो है क्या हो गए ना, धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि टुकड़ों में बट गए, या पेशवा में उस समय क्या आ गया ना, धीरे धीरे जो है मराठा का हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा ना, डिक्लाइन स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इस दौरान स्टेट ऑफ पॉलिटिकल तो मैंने आपको बता ही दिया। कल्चरल एंड इकोनॉमिक ऑन द इवनिंग ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, और ब्रिटिश आगमन कॉन्क्विस्ट, जैसे ही ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट के संदर्भ में जैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि पलासी वार के पहले की जो घटनाएं हैं, पलासी वार के बाद तो एक आमूल परिवर्तन आया, पलासी वार के पहले की जो घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं उस समय कौन कौन से कल्चरल परिवर्तन हुए, इकोनॉमिक परिवर्तन हुए, इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। चूंकि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है इसलिए ये पीरियड जो है मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ये कैसे हम समझेंगे कि ये मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखता है, तो अगर आप 2025 के 2024 के प्रश्न देखेंगे तो इस सेक्शन में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि सेक्शन ए में पूछे गए हैं। और क्या प्रश्न पूछे गए थे, पेशवाओं के अधीन मराठा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि पेशवाओं के अधीन मराठा व्यवस्था में घरेलू मतभेदों का बीजारोपण काफ़ी घना तथा गहरा था। जैसे ही पेशवाओं का काल आया अर्थात 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू का आगमन हुआ डेक्कन में, ताराबाई और साहू के मध्य जो है क्या है उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इस उत्तराधिकार संघर्ष को साहू की ओर मोड़ने में जो है बालाजी विश्वनाथ का हाथ था। और फिर बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है मराठा पावर को जो है अपने अंदर आत्मसात कर लिया, जो आगे हमें बाजीराव प्रथम और फिर बालाजी बाजीराव में देखने को मिला। तो पेशवाओं के अधीन जैसे ही मराठा व्यवस्था आई तो घरेलू मतभेद जो है उभर करके बाहर आए। ये साहू के आगमन के बाद से ये घरेलू मतभेद देखने को मिला कि किस प्रकार ताराबाई और का संघर्ष हुआ। आगे माधव राव के बाद अर्थात बालाजी बाजीराव की मृत्यु जब हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, उस समय भी आप देखेंगे कि राघोबा जो है उभर करके आते हैं। और राघोबा जब मराठा संघ के सरदारों के साथ नहीं पार पाते तो वो क्या करते ना, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। दिस इज द स्टार्ट। और ये मराठा जो पहली संधि जो राघवा के द्वारा अंग्रेजों के साथ किया जाता है और मराठा जो कॉन्फेडरेसी है उसमें क्या है ना, अंग्रेजों का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो मतभेद है वो मतभेद हमें कब देखने को मिलता है ना, वो पेशवाओं के काल में ही उभरता हुआ देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न मराठाई से ही पूछा गया 2024 में। सलवाई की संधि 1782 के परिणाम स्वरूप 20 वर्षों की शांति मराठा के लिए परिप्रेक्ष्य में बहुत महंगी साबित हुई। 1782 में जो है सालवाई की संधि हुई और इस सालवाई की संधि से जो बम्बई का क्षेत्र है, बम्बई में क्षेत्र है, उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार जो है 20 वर्षों के युद्ध के बाद क्या हो गया ना, शांति हो गया। 20 वर्ष के संदर्भ में ना आफ्टर द
जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है 1761 के बाद और 1782, तो इस दौरान जो क्या है ना अंग्रेजों के साथ काफ़ी संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में 1782 में जाकर के सालबाई की संधि हुआ, जिसमें दक्कन के कई क्षेत्र जो है किन्हें प्राप्त हो गए, तो ब्रिटिश को प्राप्त हो गए। तो ये जो 20 वर्षों की संधि तो हुई, लेकिन इस 20 वर्षों की संधि ने मराठा पावर को क्या कर दिया ना, खत्म कर दिया, पेशवाओं के पावर को खत्म कर दिया। तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक यहाँ से एक और प्रश्न उभर करके आ रहा है टीपू सुल्तान को लेकर के। 8वीं सदी का जो भारत था, इस समय जैसे ही पलासी का वार पलासी के वार में विजय होने के बाद एक लूट की व्यवस्था प्रारंभ हुई, और इस लूट की व्यवस्था को कितना हद तक रोकने में जो कामयाब हुआ था टीपू सुल्तान, उसको लेकर के डिस्कशन करना है। और कहा गया है कि टीपू सुल्तान जो है इस लूट की व्यवस्था को बंद करने में असफल हुआ था। तो यहाँ तक ये प्रश्न हमें जो है 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने आपको 3 वर्षों के प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन किया, 2025, 24 और 2021 से। आगे भी आप 10 वर्षों में इस सेक्शन में प्रश्न देख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। और भी कई प्रश्न जीएस सेक्शन में भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, अब ये देखिए जीएस सेक्शन में भी जो है ये टॉपिक क्या है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जीएस सेक्शन दिखा दूं। ये देखिए, ये जीएस जनरल स्टडीज़ 1 है, ठीक है, हेरिटेज कल्चर जो भी है। अब यहाँ पर देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य से पूछा जा रहा है। सीधी बात है, कहाँ से बात हो रही है ना, पलासी के युवार से ये प्रारंभ हो रहा है। तो पलासी के वार के बाद जो घटनाएं घटी, उसका सीधा संबंध जो है कि ना 8वीं शताब्दी के जो है स्टार्ट से ही है। किस प्रकार अंग्रेजों का आगमन हुआ और यूरोपियंस का आगमन हुआ, यूरोपियंस यहाँ सफल कैसे हो गए, सफल होने के पीछे कारण क्या था, ये सभी तत्व कहाँ छिपे हुए हैं ना, 18th सेंचुरीज में छिपे हुए हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक की महत्वपूर्णता को लेकर के तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, देख लिया कि ये टॉपिक हमें क्या क्या बताता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है वो है फैक्टर्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के वो सारे फैक्टर्स क्या हैं जिसको लेकर के जिसके कारण जो है मुगल एम्पायर डिस्कशन हुआ। हमारा जो टॉपिक डिस्कशन है वो आधुनिक भारत के इतिहास, पलासी से विभाजन तक जो पुस्तक है उसको लेकर के जो है डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे ना, इस टॉपिक को क्या करेंगे ना, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंडिया इन 18th सेंचुरी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। किस कारण से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ? आधुनिक भारत के इतिहास जो पुस्तक है उसमें ये कहा गया कि इस समय जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके कई कारण हुए। उनमें सबसे पहला तो कारण था कि रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, ये तो बहुत हद तक जिम्मेदार थी। इसने पूरे भारत में जो रिलीजियस पॉलिसी, जो धार्मिक नीति को अपनाया था, इस धार्मिक नीति ने सोशल जो है चेंजेस किया, या सोशल हम जो पहले से स्थापित जो व्यवस्था थी उस पर क्या क्या इम्पैक्ट किया। और इस इम्पैक्ट के कारण मुगल सत्ता के प्रति जो विश्वास की घटना है, जो अकबर काल में जो है बन करके तैयार हुआ, या शाहजहां या जहांगीर के काल में, जहांगीर और शाहजहां के काल में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका, उससे क्या कर दिया, खंडन कर दिया, तोड़ दिया। जिसके कारण चूंकि औरंगजेब की जो शासन प्रणाली थी वो पिछले जो जनरेशन्स हैं उनसे काफ़ी अलग था। इसके हर एक पॉलिसीज में आप देखेंगे कि संघर्ष की स्थिति को देखने को मिला, और बराबर अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने संघर्ष किया। उसने अपनी आधी जीवन धार्मिक नीति को लेकर के संघर्ष किया, और शेष जीवन जो उन्होंने डिक्लाइन में बिता दिया, जिसमें उनका मराठा के साथ संघर्ष हुआ। तो एक इनकी जो पॉलिसीज थी, इस पॉलिसीज का परिणाम क्या हुआ ना, मराठा मुगल जो शासन था वो क्या है, धीरे धीरे जो है इस पर घुन लगना प्रारंभ हुआ और ये डिक्लाइन की ओर चला गया। तो कहाँ तक रिलीजियस पॉलिसीज जो है जिम्मेदार है, तो बहुत हद तक रिलीजियस पॉलिसीज क्या है जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि औरंगजेब ही इसका उत्तरदायी था, और खास करके औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण था। और इसे माना भी जा सकता है, चूंकि उस समय औरंगजेब के सामने 3 स्टेट थे, वो था बीजापुर, दूसरा हो गया गोलकुंडा, और तीसरी जो बड़ी शक्ति थी मराठा। इन तीनों को लेकर के औरंगजेब जो है डेक्कन में परेशान हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा को तो उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन मराठे उनके हाथ में नहीं आ रहे थे, और शिवाजी ने मराठा जो है साम्राज्य स्थापित किया था, और उनका सीधा संघर्ष मुगलों के साथ था, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था।
तो संभाजी तक जो है ये युद्ध और संघर्ष चलता रहा और अंत में जो है शाहू को कैद कर लिया गया। तो ये औरंगजेब की नीति जो है संपूर्ण रूप से अपना सारा शक्ति उत्तर को छोड़ करके दक्षिण में चले जाना, ये कहाँ तक सही है? तो ये कहा जाता है कि ये मुगल प्रशासन की नींव को कमज़ोर कर दिया और इसने जो है बाद में चलकर ये देखा गया कि मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई और फिर मुगल साम्राज्य क्या हुआ ना, डिक्लाइन की ओर बढ़ गए। तो एक तो ये सही है। दूसरी और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा जो पॉइंट था वो था कमजोर उत्तराधिकारी। बिल्कुल, इसके बाद जो भी शासक आए वे ना तो बाबर जैसे हिम्मतदार थे जिन्होंने अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, तुगलमा युद्ध नीति लेकर के आए और फिर इस वार के साथ एक सत्ता, एक संपूर्ण पावर को स्थापित करना जो बाद में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा किया गया, या औरंगजेब के जैसे जो है एग्रेसिव जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ये सारी घटनाएं हमें मुगल पीरियड में देखने को तो मिली। लेकिन बाद में 1707 के बाद ये चीज़ें देखने को नहीं मिला। इसका अर्थ ये है कि उस समय जो मुगल दरबार की जो राजनीति थी वो सीधे सीधे जो है पावर का क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, खिसकाव हो चुका था। ये सम्राट से अब ये खिसक करके क्या है ना, सूबेदारों के पास या अधिकारियों के पास ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, जिसके कारण जो है कई बार उत्तराधिकार बदले गए। उत्तराधिकार बदलने में जो है जो सूबेदार थे उनका ही हाथ था। सैयद बंधुओं को कहा जाता है ना, किंग मेकर के तौर पर जाना जाता था, तो उन्होंने फर्रुखसियर को बैठाया। तो ऐसे ही जो कमज़ोर हमें क्या है ना शासक देखने को मिले, जो आने वाले पीरियड में क्या है मुगल सत्ता को पकड़ करके नहीं रख पाए, उनकी शक्तियां जो है ट्रांसफ़र हो करके उनके सूबेदारों के हाथ में चला गया। और इस कारण से ही क्या देखने को मिला, बाद में जाकर के क्या बने ना, प्रोविंशियल स्टेट उभर करके आए, जिनमें बंगाल, मुर्शीद कुली खां, और फिर जो है अवध निकल करके आया, और फिर जो है आपका क्या निकल करके आया, फिर आपका क्या निकल करके आया ना, फिर आपका साथ में निकल करके निज़ाम निकल करके आया। ठीक है, तो ये 3 स्टेट निकल कर आए जिसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। और क्या था, कहा जाता है कि नो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कोई नया टेक्नोलॉजी निकल करके नहीं आया। तो इनकी जो व्यवस्था थी वो एक सैनिक राज के तौर पर था, तो मिलिट्री में कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। जो बाबर अकबर के समय में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जहांगीर और शाहजहां के काल में भी ये था, लेकिन औरंगजेब और उसके बाद जो घटनाएं घटी उसमें कोई नया टेक्नोलॉजी इनके द्वारा डेवलप नहीं किया, जिसके कारण भी इनकी पुरानी नीतियों ने जो है इन्हें जो है अपने सत्ता को बचाए रखने में ये कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी ओर औरंगजेब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी या रिलीजियस पॉलिसीज, दोनों के मिक्सअप के कारण सोशल इम्पैक्ट काफ़ी गहना और डेप्थ हो गया था इसमें, और इस कारण से जो है इंटरनल रेवोल्यूशन है ना, आंतरिक विद्रोह पकड़ लिया था। इस आंतरिक विद्रोह को कौन कर रहे थे? तो वे जमींदार थे जो इससे नाराज थे, वे किसान थे वो नाराज थे, तो कई विद्रोह हुए। और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिक्लाइन का कारण है वो कहीं किसान विद्रोह के कारण तो नहीं है। तो औरंगजेब के समय काल में किसानों के कई विद्रोह देखने को मिले, और ये विद्रोह का जो लीडर है वो जो रुष्ट जमींदार है, जो स्थानीय जमींदार है, उन्होंने इसका क्या किया था, लीडरशिप किया था। तो उनके लीडरशिप में किसानों जो है संगठित हुए और अपने पहचान को बनाए रखने का भी एक इस समय का दौर चला था कि अपनी पहचान को स्थापित करना। चूँकि जो रिलीजियस पॉलिसीज अपनाई गई थी औरंगजेब ने, इससे पहचान का जो संकट उत्पन्न हुआ था वो उसके कारण भी लोग क्या ना एकजुट होने लगे थे, और इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण किसान क्या ना औरंगजेब के विरुद्ध जो है क्या किए, उन्होंने आंतरिक विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ जो 5वां कारण था वो था फॉरेन अटैक। जो है फॉरेन अटैक इस संदर्भ में कि 2 अटैक हमें देखने को मिला। 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ, और उसके बाद फिर 1748 में अहमद शाह अब्दाली अफगानों का अटैक हुआ, और इन दोनों ने जो है बची खुची जो नींव है मुगल एम्पायर के उस पर क्या किया, वार कर दिया, और इस बची खुची नींव को क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया। तो सीधा प्रकार से इसके कारण भी मुगल एम्पायर क्या हो गया ना, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और दूसरी अंतिम जो कहेंगे वो ये था कि जो तोप खाना था और कमानदारों की कमी। तोप खाना, बारूद लेकर के कौन आया? तो बारूद पहले से तो इंडिया में था, लेकिन उसका डेवलपमेंट हमें बाबर के समय काल में देखने को मिला। बाबर का समय में बारूद का डेवलपमेंट का सीधा अर्थ था तोपखाना। अकबर के पास विशाल तोपखाने थे। अकबर ने अपने तोपखाने का कई डिज़ाइन बना करके रखा था, अर्थात हल्की तोप को भी लेकर के जो घूमने वाले मूवेबल तोप से, साथ में भारी भरकम तोप जो कि जो है बैलगाड़ियों से लाए जाते थे। 1 महीना पहले ये भारी भरकम तोपों के साथ भी युद्ध के लिए चलते थे।
तोप खाने, इनके तोप खाने, कई विशाल तोप खाने थे अकबर के पास, तो उन्होंने तोप खाने को और कमानदारों की जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी। लेकिन ये कमानदारों की संख्या में धीरे धीरे कमी देखने को मिला औरंगजेब के समय काल में, जिसके कारण जो सैनिक पावर थी, मूल रूप से जो कहेंगे कि जो मुगल का शक्ति थी वो तोप खाने पर थी। इसी तोप खाने या ये बारूद के टेक्नोलॉजी से थे, उन्होंने पूरे भारत को क्या कर लिया था, तोप खाने के द्वारा उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इस तोप खाने में जो लोग थे जो इसे चलाते थे उनमें भारी कमी पाया गया, जो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा था वो घट गया, जिसके कारण क्या है ना, मुगल एम्पायर की नींव धीरे धीरे हिलने लगी। तो ये वो रीज़न है जिसके कारण जो है डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, जो हमें आधुनिक भारत के इतिहास और प्लासी से विभाजन तक में डिस्कशन किया गया। वो सारी पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर डिस्कशन किया गया, ठीक है। अब कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दो कारण जो है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो है ना कमज़ोर शासकों का होना, और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कमानदार जो तोप को चला रहे थे वो अयोग्य निकले गए, उन्होंने युद्ध की डिज़ाइन नहीं कर पाया और उस युद्ध में वो हारते चले गए। तो अयोग्य कमानदार होने के कारण भी क्या हो गया ना, जो है ये मुगल एम्पायर क्या हो गया ना, आपका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्रोविंशियल स्टेट फॉर्मेशन हुआ वो किस प्रकार हुआ, उसको लेकर के क्या करेंगे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। मुगल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बाद क्या कुछ हुआ, या और भी अच्छा, कंपोजिशन ऑफ मुगल कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ मुगल कोर्ट को लेकर भी जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहा जाता है कि क्या मुगल कोर्ट की जो कॉम्पोजिशन था उसके कमी के कारण भी क्या है मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। तो बहुत हद तक ये भी एक रीज़न है कि मुगल का जो कोर्ट का जो कॉम्पोजिशन था, दरबार का जो संगठन था, उसने भी मुगल सत्ता में क्या किया ना, क्या देखने को मिले ना, संघर्ष की स्थिति को देखने को हमें मिला। और क्या कुछ संघर्ष थे उसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो कॉम्पोजिशन ऑफ मुगल कोर्ट की अगर हम बात करें तो मुगल कोर्ट में दो तीन चीज़ों का ग्रुप देखने को मिला था। पहली तो था तुरानी ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं तुर्क, जिसे कहा जाता है, जो मध्य एशिया से आए थे, तुर्क थे, और फारसी भाषा को उन्होंने जो है मूल रूप से फारसी भाषा के ये लोग थे। तो ये एक ग्रुप था तुरानी ग्रुप, जो कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। दूसरा था ईरानी ग्रुप था। ईरानी ग्रुप कौन थे, जो फारसी भाषा के लोग थे वो ईरानी थे। साथ में अफगानी या इंडियन, जिसे हम लोग हिंदुस्तानी कहा जाता है, ये भी थे। और साथ में क्या थे ना, हिंदू भी थे। हिंदू इस संदर्भ में राजपूत और मराठा भी जो है हमें मुगल दरबार में देखने को मिले। दक्कन में जो है 1685 में बीजापुर और 1689 में गोलकुंडा के विजय के बाद क्या हुआ ना, हिंदुस्तानी जो ग्रुप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुगल दरबार में जो है मनसबदार के रूप में क्या है ना, ऐड हुआ था। तो ये जो कॉम्पोजिशन है अगर आप देखेंगे तो मुगल दरबार का जो कॉम्पोजिशन क्या कुछ था, तो एक तो तुरानी ग्रुप जो पहले से था, उसके बाद ईरानी ग्रुप, ये भी आपका जो है पहले से था। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप था वो था अफगान और हिंदुस्तानी, जो मुस्लिमों का ग्रुप है वो अब बढ़ने लगा, और इसके साथ साथ राजपूत और मराठा ग्रुप भी जो है इसके साथ ऐड होते चले गए। दक्कन से भी बहुत सारे लोग आकर के, जब बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया गया औरंगजेब के द्वारा, तो भी वहाँ से कई लोग जो है मनसबदार के रूप में स्थापित हुए। तो ये ग्रुप भी जो है यहाँ पर ऐड हो गया। तो एक तरह से पावर का जो है डिक्लाइन, आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, डिक्लाइन नहीं कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलता है कब ना, औरंगजेब के समय काल में। मनसबदार जो है वो क्या था, मनसबदार को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सॉरी, इसके पहले कॉम्पोजिशन ऑफ मुगल कोर्ट को लेकर के जो है पूरी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या कुछ था। चलिए अब ये देखेंगे कि जो ईरानी गुट था या जो तुरानी गुट था, सबसे पहले देख लेते हैं। जो तुरानी गुट था वो क्या था, तुरानी गुट जो है गाजीउद्दीन खान, फिरोज जंग और चीन कुलीज खां के नेतृत्व में जो है तुरानी गुट था। ईरानी गुट किसके नेतृत्व में थे, ईरानी जो गुट थे वो अशद खान और जुल्फिकार खान के नेतृत्व में जो है वो ईरानी गुट था। और जो हिंदुस्तानी ग्रुप जिसे कहा जा रहा है, जिससे इंडियन मुस्लिम्स या अफगान थे, उनको लेकर जो बात हो रही है, वो सैयद बंधु के हाथ में थे, ठीक है, और खान दौरा के हाथ में थे। तो ये तीन ग्रुप्स जो मूल रूप से तीन ग्रुप्स थे,
शेष राजपूत और मराठी भी जो है कॉम्पोजिशन जो है औरंगजेब के समय काल में वो क्या ना ऐड हुए थे। अकबर के समय से प्रारंभ हुआ था और ये औरंगजेब के समय में इसमें और भी वृद्धि हुआ था। तो ये कॉम्पोजिशन था और इस कॉम्पोजिशन से मुगल सत्ता का जो शक्ति का पावर है वो जो है क्या है हमें अलग अलग ग्रुप्स के हाथ में जाता गया। अलग अलग हाथ जाने से क्या है ना धीरे धीरे सत्ता का परिवर्तन होता रहा। अर्थात कभी तुरानी ग्रुप के हाथ में ये पावर गया तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या नाम किंग एम्परर नियुक्त किए। फिर ईरानी ग्रुप के हाथ में गया तो उन्होंने अपने हिसाब से नियुक्त किए। फिर अफगानिस्तान सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को बैठाया तो उनके हिसाब से क्या है ना उनके हाथ में जो है आ गया। तो इस प्रकार सत्ता का जो है इन ग्रुप्सों में आना जाना होता रहा। और ये ग्रुप्स कौन थे? ये वे अमीर वर्ग से थे या वे मनसबदार थे जो पहले क्या अकबर के समय काल में मनसबदार के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब इनके हाथ में सत्ता का जो है पावर आ चुका था और जिसके कारण मुगल अंपायर की जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी वो अब राजा से खसकते हुए इन ग्रुप्स में होना प्रारंभ हो गया। और इसी का सबसे अधिक परिणाम हमें देखने को कब मिला? जब जो है प्रोविंशियल स्टेट उभर करके आए, जिनमें निज़ाम उभर करके आया, अवध उभर करके और फिर जो है बंगाल उभर करके आया। तो ये कुछ मुगल कोर्ट का जो है क्या था ना कॉम्पोजिशन था। ठीक है, चलिए और क्या कुछ हो सकता है मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था उसका और क्या रीज़न हो सकता है? तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सेना में भ्रष्टाचार फैल गया। और भ्रष्टाचार का कारण क्या था? जैसे जो ग्रुप्स है वे अपने हिसाब से सेना को अपनी तरफ कर चुके थे तो उनमें भ्रष्टाचार फैल गया था। कोई नई तकनीक जिसको लेकर के मैंने डिस्कशन किया था, इनोवेशन का कार्य नहीं हुआ था। और मनसबदार जो पहले राजा के कंट्रोल में होते थे अब उन्होंने क्या किया ना प्रादेशिक राजवाड़े के पॉलिटिक्स में वो शामिल हो गए, प्रदेश में वो शामिल हो गए और उन्होंने प्रदेश को मुगल साम्राज्य से स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो जिसमें आपने देखा कि मुर्शिद कुली खां से ये प्रारंभ हुआ, फिर अलीवर्दी खां में ये एक बंगाल एक फुल प्रोविंस के तौर पर जो है बन गया। साथ में और क्या कुछ कौन सी घटनाएं हो सकती है? किसान विद्रोह को लेकर के मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि किसान विद्रोह का किसान विद्रोह को हम थोड़ा और भी इसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं कि किसान विद्रोह का क्या कुछ कारण हो सकता है। तो एक तो क्षेत्रीय सामुदायिक पहचान जो औरंगजेब की पॉलिसीज़ के कारण जो है क्या है ना दब चुका था, उसे उभारने के लिए किसान और जो जमींदार थे, लोकल जमींदार थे या मनसबदार थे या जागीरदार थे, वो एकजुट हो गए और इन्होंने मुगल सत्ता का विरोध किया। और जो रेवेन्यू पॉलिसी थी, रेवेन्यू पॉलिसी के अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि जब्त सिस्टम था उसमें 1/3 लिया जाता था, कुछ क्षेत्रों में तो 1/2 लिया जाता था। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में 3/4 तक भी लिया जाता था। तो ये जो रेवेन्यू पॉलिसीज जो अलग अलग क्षेत्रों पे होने के कारण इससे भी किसानों में क्या ना असंतुष्ट की भावना उभर करके आई। और ये रेवेन्यू पॉलिसी डायरेक्ट मुगल एम्पायर के द्वारा तो कलेक्शन नहीं किया था, इसके लिए वे लोकल जमींदारों, मनसबदारों और जागीरदारों पर डिपेंड होते थे। तो ये स्थानीय जमींदार या जागीरदार भी क्या करते थे, कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, जिनका बोझ किसके ऊपर था? तो वो बोझ जो है फार्मर्स के ऊपर था। और इन सभी के कारण क्या है ना, इन सभी के कारण फार्मर्स में भी क्या नहीं एक असंतोष की भावना उभर करके आए। औरंगजेब के समय काल में ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला किसान विद्रोह के तौर पर, और जिसने आगे चल करके मुगल सत्ता के विरुद्ध जो है एक कह सकते हैं कि आंतरिक तौर पर जो है एक अलग प्रकार का जो है गठबंधन इन्होंने प्रारंभ कर दिया और प्रादेशिक राजाओं को इन्होंने समर्थन शुरू कर दिया। और इसी का जो है सबसे पहला परिणाम आप देखेंगे कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है क्या बनाया गया, जो है स्टेट फॉर्मेशन, प्रोविंशियल स्टेट फॉर्मेशन किया गया। और इन्हीं जो लोकल जो जागीरदार थे या मनसबदार थे, या हम कह सकते हैं कि ये बाद में चलकर बड़े बड़े क्या बने, पूंजीपति, बैंकर्स भी बने। इन्होंने तो सत्ता परिवर्तन में भी अपनी भूमिका निभाई। जैसे सिराजुद्दौला को चेंज करके मिर्जाफर लाने में उस समय काल में जगत सेठ, अमीन चंद की भूमिका पाई जाती है। और ये वो कौन थे ना, ये वही लोकल क्या थे ना, स्थानीय जमींदार थे, जागीरदार थे, जो एक समय मुगलों के पीरियड में ये उनके कंट्रोल में थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर ये जो है धीरे धीरे ये अब प्रादेशिक सत्ता में अपनी भूमिका जो है इन्होंने अपने आप को मजबूत करते हुए ये किंग मेकर की भूमिका में भी आ गए थे।
तो ये टॉपिक जो है आज साथियों हम लोगों ने स्टार्ट किया। पलासी से विभाजन तक आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्टार्ट भी है ये टॉपिक इंडिया इन 18वीं सेंचुरी। आगे इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो रीजनल स्टेट फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, उनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, साथ में जो मराठा जो उभर करके आए, मराठा अंडर द पेशवा, कौन कौन से पेशवाओं के द्वारा महत्वपूर्ण चीज़ें घटी, माधवराव के बाद अर्थात किस प्रकार ब्रिटिश आगमन हुआ और राघवा का ब्रिटिशों के साथ समझौता किया गया, इसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। और ये सारी चीज़ें बंगाल पलासी से विभाजन आधुनिक भारत के इतिहास के जो चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग वाइज मेंस के प्रश्नों को देखते हुए किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।